हेलो स्टूडेंट्स। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में, जिसमें हम डाइजेशन ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे। यानी अभी तक हम लोगों ने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख लिया था और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लिया था, और जैसी उनकी मॉडिफिकेशन थी, जहाँ पर उनको मॉडिफाई होने की ज़रूरत थी, उन मॉडिफिकेशंस के बारे में हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं डाइजेशन के लिए, उसका यानी मैकेनिज़्म क्या है, क्या उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है, क्या फेवरेबल कंडीशन है, कहाँ पर किस सब्सटेंस का डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन कराने के लिए क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब बातें ये सब पॉइंट्स हम अपने इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, और उसके लिए कुछ और फैक्ट जो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना जो है डाइजेशन ऑफ फूड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी की कंटिन्यू भी चल रही होगी, कोई रिवीजन कर रहा होगा और ये वीडियो आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के तरफ से एक मैसेज आप लोगों को मैं ये देता हूँ, और अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 इयर्स का, जब मैं पढ़ रहा था और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ओवरऑल पढ़ते मैंने 2 साल पढ़ा और उसके बाद मैं 10 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि आप खुद जो है न्यूटन बनने की या साइंटिस्ट बनने की आप कोशिश ना करो। ठीक है, क्यों नहीं करो, बच्चों को मैं क्यों मना करता हूँ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट इस टाइम पे, जब आप नीट की प्रिपरेशन करते हो इस टाइम पे आपको रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साफ बता दूँ, पढ़ने के लिए आप केवल एनसीईआरटी को जाओ, क्योंकि मैंने हर वीडियो में हर एक बार तो मैं ये बोलता ही हूँ कि आप दुनिया में किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, किसी में कुछ भी भर दिया हो, उसमें वेद पुराण मंत्र भर दिए हों, उसमें अमृत भर दिया हो, वो आपके काम का नहीं आएगा। आपके काम आएगी एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में लिख गया है वही एग्ज़ाम में आएगा, डिट्टो। ठीक है, क्यों आएगा ये भी बात जान लो, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर ही इस बुक से बनेगा। भाई कोई दूसरी बुक आपके जो मन में, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके मन में थ्योरी की जो भी किताब आ रही हो वो लेकर, हाँ थोड़ा मोड़ा 2-4-10 लाइन 2-4-10% मिल जाएगा आपको किताब में, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, लेकिन पेपर ही आपका बनेगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को लेकर पेपर बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को लेकर पेपर बनाया जाएगा, इसकी डायग्राम में जो लेबलिंग है उसको लेकर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। कोई दूसरी किताब को लेकर ऐसा नहीं किया जाएगा। तो आप अगर कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि ये कुल्हाड़ी है जिसको आप अपनी पैर पे चलाए जा रहे हो। कुल्हाड़ी आपकी, पैर आपका। आपको मेरी बात आज नहीं समझ में आएगी। जो बच्चे ड्रॉपर रिपीटर होते हैं, जो उनको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनने एक्सपेरिमेंट में अच्छा खासा समय गंवा चुके होते हैं, जिनको ये बात पहले से समझ में आ जाती है। आप अगर एक फैक्ट देखिए, क्यों 12th के साथ अपीयर होने वाले बच्चों की सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है क्योंकि 12th में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है और उन बच्चों ने केवल एनसीईआरटी पढ़ी होती है, अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और इसीलिए इस बात में, ये मैं ऐसा नहीं कि किसी को डीमोरलाइज करने की बात कह रहा हूँ, मैं आपको एक सही रास्ता बताने की बात कर रहा हूँ कि आप उस सही रास्ते पे चलो, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर विश्वास रखना कि हम पढ़ रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान है, उस प्लान को हम फॉलो कर रहे हैं और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, आप विश्वास करिए, कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं बहुत जो है रियल और जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन कवर करके प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, उसी पॉइंट्स को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में, जिसको टॉपिक में जिसको हम कह रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें तो डाइजेशन के लिए मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेसेस होते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस कैसा? भाई हमने फूड को लिया और मुंह से काट दिया, दांतों से काट दिया, चबा दिया, उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फिर आती है बात किसकी? केमिकल प्रोसेस की।
केमिकल प्रोसेस में क्या हुआ भाई, हमारा सलाइवा में जो है एंजाइम पाया जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम पाया जाता है, HCl पाया जाता है, इंटेस्टाइन में जाते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस, पेंक्रियास से सिक्रीट होता है पेंक्रियाटिक जूस, अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं जो मेस्टिकेटेड सब्सटेंसेस को, यानी जो छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं उनको और ज़्यादा छोटे फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है। बकल कैविटी परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन। हमारी जो बकल कैविटी है, माउथ कैविटी, उसके 2 मेन काम होते हैं। एक तो फूड को चबाना, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और दूसरा फेलिसिटेशन ऑफ स्वैलोइंग, उसको निगलने में हेल्प करना। जो फूड हमने चबाया है तो सलाइवा सिक्रीट हुआ है, सलाइवा सिक्रीट हुआ है, वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स हुआ है, पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, तो वो यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुआ है। इसमें टीथ ने हेल्प किया है, टंग ने हेल्प किया है, सलाइवा जो मिक्स हुआ है उसने हेल्प किया है। तो ये सारी चीज़ें, टीथ, टंग विच हेल्प द सलाइवा मेस्टिकेट द मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। म्यूकस जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो फूड को ल्यूब्रिकेट करता है एंड एडर द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस। ल्यूब्रिकेट करता है, पूरे फूड पार्टिकल को एक साथ बांध देता है। तो जब फूड हमारे सलाइवा में मिक्स होके निगलने के लिए रेडी होता है तो जो फूड व्हेन मिक्स्ड विद सलाइवा इज नोन एज बोलस, तो उसे बोलस कहा जाता है। यानी जो निवाला हमने खाया है वो अंदर जाके निगलने योग्य निवाला बना है और उस निवाले को हम कहते हैं बोलस, जिसे हम निगल रहे हैं। द बोलस इज देन conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition। तो बोलस को हम निगल लेते हैं, वो फेरिंग्स में जाता है, उसके बाद ईसोफेगस में जाता है, और निगलने को हम स्वैलो या डेग्लूटिशन कहते हैं, जो कि एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस एंड सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पेरिस्टाल्सिस। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम बोलस को निगलते हैं तो ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता है, जिसके थ्रू फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ प्रोसीड होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, और इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू फूड आगे पास होता है। तो कैसे पास होता है वो मैं आपको बता दूं। ये सपोज करिए एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल में ये फूड है, ये फूड को आगे जाना है। तो कैसे जाता है आगे? अब ये ईसोफेगस से आया और आगे की तरफ जाना है। तो जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसके आगे की जो एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल कहाँ थी? मस्कुलरिस म्यूकोजा में, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये मसल्स रिलैक्स करती हैं, बाहर की तरफ फैलती हैं, और इस बोलस के पीछे की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी सिकुड़ती हैं। तो पीछे से एक पुश फोर्स जनरेट होता है जो इस फूड को आगे खिसकाता है। ऐसा ही इससे पहले जो निवाला हमने निगला था वहाँ पर भी हो रहा था, ऐसा ही उससे पहले जो निवाला हमने निगला था वहाँ पर भी हो रहा था, और ये निगलना चलता रहता है, ये पुश फोर्स चलता रहता है। और इसी पुश फोर्स को ये एक रिदमिक वेव लाइक मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता दूं जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन ध्यान रहे। पहली बात, ये विसरल मूवमेंट है। विसरल मूवमेंट यानी हमारी जो बॉडी में इंटरनल मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, विसरल मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होने वाला मूवमेंट है जिसे हम विसरल मूवमेंट कह रहे हैं। दूसरी बात, ये मूवमेंट वेव लाइक होता है। भाई पानी कहीं तालाब में पड़ा, अपन ने एक पत्थर फेंका, पत्थर जहाँ गिरता है वहाँ वाटर में डिस्टर्बेंस होता है तो वेव जनरेट होती है, और फिर वो वेव फैलना शुरू करती हैं और पूरे तालाब में किनारे तक जाती है, बहुत दूर तक, बहुत दूर जा रही है। तो ये जो वेव लाइक पैटर्न यहाँ पर भी ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये भी एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो बीच में बंद नहीं होता, ये किनारे आखिरी तक जाता है।
तो ये याद रखना कि एलिमेंट्री कैनाल में एक बार अगर ये वेव जनरेट हो जाती है तो बीच में ये गायब नहीं होती, न बीच में कहीं से जनरेट होती है। यहाँ पर ईसोफेगस से शुरू होगी और आखिरी मंजिल जो कि रेक्टम एनस तक जाएगी। हाँ, बीच में ये हो सकता है कि कहीं पर इसकी वेव की रिदम जो है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, कहीं स्लो हो, लेकिन ये वेव बढ़ती रहेगी आगे। खास बात ईसोफेगस में जाए, स्टमक में जाएगी। खास बात क्या खास बात जाएगी? स्टमक में वेव लाइक मूवमेंट की जगह चर्निंग मूवमेंट पाया जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स वहाँ पर, तो वो भी एक टाइप है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ही एक टाइप है, तो वो भी वेव लाइक मूवमेंट हो जिससे वो फूड को क्रश करते हैं। तो चर्निंग मूवमेंट पाया जाता है स्टमक में, ये बात को ध्यान में रखना। अच्छा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कहाँ पाया जाता है? तो भाई बॉडी में केवल यही नहीं, एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी पाया जाता है। जहाँ भी इंटरनल रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी पंप हो रहा है, वेव की तरह जा रही है, वो हार्ट बीट हम जो फील करते हैं, जो नब्ज़ हम कलाई पर जब नब्ज़ दबाते हैं तो हमें वो वेव फील होती है, तो वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ब्लड वेसल्स में हो रहा है। हमारी जो है जब यूरिन पास होता है यूरेथ्रा में, वो भी एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। फैलोपियन ट्यूब में जब यूरेथ्रा में जब सीमेन पास होता है या फैलोपियन ट्यूब में ओवम आगे बढ़ता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स में, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। तो यानी कुल मिलाकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बॉडी में कई जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, ये बात पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में याद रखना। The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach। यानी जहाँ ईसोफेगस स्टमक से जुड़ा था वहाँ पर गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर पाया जाता है और वो स्टमक में जाने वाले फूड को, उसके पैसेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मेरे दिमाग से छूट रही थी, वो मैं आपको यहाँ पर ही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसको कौन मेंटेन करता है। तो याद रखना, हमारे फूड में जो रफेज कंटेंट होता है, रफेज याद रखना, इसको सारी पॉइंट्स को नोट करते चलो आप, बहुत मज़ा आएगा, आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। जो हमारे फूड में जो फाइबर्स होते हैं, जिनमें सेल्यूलोज होता है, या जो रफेज होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वही हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मेंटेन रखता है। और कैसे मेंटेन रखता है? क्योंकि मान लीजिए हमने कुछ प्लांट सेल्स या वेजिटेरियन फूड कंज्यूम किया है, और वो वेजिटेरियन फूड में जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होगा नहीं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाला कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। तो सेल्यूलोज जैसे बॉडी के अंदर गया है वैसे ही बॉडी से बाहर जाएगा, तो जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एक मास जनरेट करेगा। मास मतलब वो जितना बड़ा ये बोलस का साइज होगा, मास जितना बड़ा होगा, उतना ही अच्छे से ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होगा, उतना ही पुश फोर्स ज़्यादा अच्छे से जनरेट होगा। और इसीलिए वेजिटेरियन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं पाई जाती, क्योंकि क्या होता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने वालों में सेल्यूलोज जो है वो नहीं पाया जाता, तो एक समय के बाद इंटेस्टाइन में आगे जाते जाते इतना मास ही नहीं बचता इस बोलस में या इस फूड में कि इसे पुश किया जा सके, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती, और ऐसे में इंटेस्टाइन और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन से विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको पुश करने के लिए, लेकिन मास नहीं होता, तो ये जो इंटेस्टाइन में जो ये सब्सटेंस मूव कर रहा है ये मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और इस कंडीशन को हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। ऐसा ना हो उसके लिए क्या होता है, हमें अपने फूड में फाइबर्स कंटेंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फाइबर्स जो हमारे फूड में रहते हैं वो हमारे स्टमक की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेशन को मेंटेन रखते हैं बाय मेंटेनिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कई बार ऐसा होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए भाई शेर भी घास खाता है,
ऐसा देखा गया है, कई बार डिस्कवरी चैनल पे ऐसा दिखाया भी है कि शेर घास खा रहा है। तो क्यों खा रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि हिरन का मांस खाने से या जानवरों का मांस खाने से उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो उसके लिए वो हाई फाइबर यानी प्लांट्स में जो फाइबर है, घास खा रहा है जिसके सेलुलोज उसके अंदर जाएगा, तो वो जो सब्सटेंस इंटेस्टाइन में ब्लॉक हुआ है उसको पीछे से एक मीडियम देगा जिससे कॉन्ट्रैक्शन से वो फोर्स उसको आगे की तरफ ले जाएगा, मंजिल की तरफ, फिर वो बॉडी से बाहर रिलीज होगा। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, हमारे फाइबर्स जो फूड में पाए जाते हैं उनके थ्रू ये मेंटेन होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सलाइवा के बारे में। तो द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रेट हुआ है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसमें सलाइवरी अमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, टाइलिन कहा जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो यहाँ पर पाया जाता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, तो केमिकली जो डाइजेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी में ये केमिकल डाइजेशन जब स्टार्ट होता है बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी अमाइलेज। तो ये किसकी वजह से स्टार्ट हुआ? जो हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवरी अमाइलेज था जिसे हम टाइलिन कह रहे हैं, इसी की वजह से ये डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो कैसे होता है इसको सुनिए। ये जो हम सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पढ़ रहे हैं, ये टाइलिन इसका कॉमन नेम है। ये क्या करता है? ये स्टार्च का डाइजेशन करता है। और किस तरह के स्टार्च का डाइजेशन करता है? याद रखना, कुक्ड स्टार्च, कुक्ड स्टार्च का डाइजेशन करता है। कुक्ड स्टार्च क्या होता है भाई? ऐसा स्टार्च जिसको हमने या तो फ्राई कर लिया हो या रोस्ट कर लिया हो या ग्रिल कर लिया हो, जिसको अच्छे से हमने पका लिया हो। जैसे सपोज करिए आलू लीजिए, पोटैटो, आप कभी कच्चा पोटैटो, रॉ पोटैटो खाने की कोशिश करो, कैसा लगेगा? बहुत कसैला, गंदा टेस्ट आएगा। उसी को हमने आग पर भून लिया, रोस्ट कर लिया, फिर उसको खाएंगे तो बड़ा मीठा टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो रॉ स्टार्च था, तब हमने जब उसको खाया तो सलाइवरी अमाइलेज ने उसका डाइजेशन नहीं कर पाया। लेकिन जब हमने उसको रोस्ट कर लिया, कुक कर लिया, तो वो कुक्ड स्टार्च हो गया, तब हमने उसको खाया तो सलाइवरी अमाइलेज ने उसका डाइजेशन किया और शुगर बनाया, और शुगर का टेस्ट मीठा होता है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये कुक्ड स्टार्च का डाइजेशन करता है माल्टोज में एट एसिडिक पीएच। ये 6.8, ये याद रखना एसिडिक पीएच है, यानी हमारे ओरल कैविटी का, हमारे सलाइवा का जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या है? एसिडिक, यानी 6.8। और 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय दिस एंजाइम। 30% जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है इस सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। किसमें ब्रेक हो जाता है? माल्टोज में, जो कि एक शुगर है और ये डाइसैकेराइड है माल्टोज, और ये बनता है बाय फ्यूजन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये माल्टोज ब्रेक होगा तो 2 ग्लूकोज बनेंगे। एंड लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो लाइसोजाइम जो प्रेजेंट था ये एंटीबैक्टीरियल एक्ट करता है और हमारे जो बॉडी है, हमारे फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह अगर जा रहे हैं तो उनको किल करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। याद रहेगा। तो 30% ऑफ द स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन माउथ बाय दिस एंजाइम और लाइसोजाइम एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। आगे आते हैं स्टमक की बात करें तो ईसोफेगस में एज सच कोई ऐसी ग्लैंड या कुछ ऐसा फिजियोलॉजी डाइजेशन होता नहीं है ईसोफेगस में। स्टमक में पहुंचते हैं, जो अगला जो स्टॉप पॉइंट है
स्टमक की वॉल में ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड पाई जाती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह की मेन सेल्स होती हैं और ये तीनों सेल्स अलग अलग सिक्रीशन करती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले म्यूकस नेक सेल की बात करें। म्यूकस नेक सेल विच सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस नेक सेल पाई जाती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। इन्हें गॉबलेट सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉबलेट सेल। म्यूकस नेक सेल को गॉबलेट सेल कहा जाता है। म्यूकस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। म्यूकस कई काम करता है। एक तो ये डाइजेशन के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है, दूसरा काम अभी इसका मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे की सेल्स को डिस्कस कर लें फिर मैं बताऊंगा। दूसरा इसमें पाई जाती हैं पेप्टिक और चीफ सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स कहा जाता है। दे सिक्रीट इनएक्टिव एंजाइम्स जिन्हें प्रो एंजाइम कहते हैं। इनएक्टिव एंजाइम जैसे पेप्सिनोजेन, एक एग्जांपल दिया, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन आगे मिलेगा हमें। तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। ज़रूरत क्या है इनएक्टिव एंजाइम की सिक्रीट करने की? तो ये एंजाइम आगे जाके एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद डाइजेशन में अपना काम करेंगे। थर्ड आता है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। एंड दिस सेल सिक्रीट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है और मामूली HCl सिक्रीट नहीं होता, इस बहुत हाईली एसिडिक HCl है। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और क्या सिक्रीट होता है? एक प्रोटीन सिक्रीट होता है जिसका नाम है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये यहाँ से सिक्रीट होता है और ये ज़रूरी होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये यहाँ से सिक्रीट ना हो तो क्या क्या होगा देखते हैं आगे। विटामिन B12 इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो RBC अगर मान लीजिए कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ना बने तो विटामिन B12 का सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे RBC के प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आएगा और RBC की कमी हो जाएगी, जिस कंडीशन को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। तो ये याद रखिएगा कि कासल इंट्रिंसिक फैक्टर अगर किसी कारण से सिक्रीट ना हो तो उसकी वजह से एक एनेमिक डिजीज़ होती है और उसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इंट्रिंसिक फैक्टर लिख दिया है, लेकिन इसकी पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। HCl ज़रूरी है। HCl क्यों ज़रूरी है? पहली बात हम आगे देखेंगे कि ये माइक्रोब्स को किल करता है और दूसरा जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। हाईली एसिडिक है तो क्या स्टमक को भी डैमेज कर सकता है? हाँ, म्यूकोजा को डैमेज कर सकता है, लेकिन म्यूकोजा की लेयर एक तो फाइब्रस होती है, उसको डैमेज करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कर सकता है। लेकिन म्यूकस जो यहाँ सिक्रीट हुआ था, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर बिटवीन HCl एंड म्यूकोजा। तो सपोज करिए ये म्यूकोजा लेयर है, उसके ऊपर ये म्यूकस सिक्रीट हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। म्यूकोजा लेयर है, उसके ऊपर म्यूकस सिक्रीट हुआ और म्यूकस के ऊपर HCl एक्शन कर रहा है। तो HCl जो है म्यूकोजा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। HCl, ये म्यूकस और ये म्यूकोजल लेयर। तो ये म्यूकस जो है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द म्यूकोजा, म्यूकस ऑल्सो प्रोटेक्ट द म्यूकोजा लेयर फ्रॉम डिटोरिएशन कॉज्ड बाय HCl। HCl जो डिटोरिएशन कॉज करेगा, उस डिटोरिएशन से बचाने का काम भी म्यूकस करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये सारी जो ग्लैंड्स हैं, ये जो सेल्स हैं जो सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, उस सब्सटेंस को ऑल टुगेदर कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। और ये हाईली एसिडिक होता है, जिसका pH लगभग 1.8 से 2.4 तक पाया जाता है।
यानी हाईली एसिडिक, और क्वांटिटी भी लगभग इसकी 1.5 लीटर तक पाई जाती है। और ये फूड का पार्शियल डाइजेशन करता है जब फूड स्टमक में पहुंचता है। सो स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स तक स्टोर करता है और उस समय उसका पार्शियल डाइजेशन चलता है। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक। स्टमक के गैस्ट्रिक जूस से फूड थॉरोली मिक्स होता है और स्टमक की वॉल में मूवमेंट से चर्निंग मूवमेंट होता है। और जब फूड प्रॉपरली मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में तो उसे काइम कहा जाता है। याद रखना, फूड व्हेन मिक्स्ड विद सलाइवा इज नोन एज बोलस, एंड बोलस व्हेन प्रॉपरली गेट मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस देन इट इज नोन एज काइम। आगे देखते हैं। द प्रो एंजाइम यानी इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू HCl एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन HCl के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाता है और पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो उसे ये ब्रेक कर देगा। किस फॉर्म में ब्रेक कर देगा? प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, ये याद रखना। तो ये प्रोटीन को 3 फॉर्म में ब्रेक कर देगा। किसमें? प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। तो पेप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस and peptones and they are also known as peptides. The mucus and bicarbonate present in gastric juice play an important role in lubrication and protection of the mucosa epithelium from excoriation caused by highly concentrated HCl. मैंने बताया अभी, एक तो म्यूकस, साथ में उसको हेल्प करता है बाइकार्बोनेट। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH कितना? 1.8, नॉट 6, इट इज़ 1.8। और ये हाईली एसिडिक pH पेप्सिन के काम करने के लिए सबसे ऑप्टिमम है। तभी पेप्सिन एसिडिक pH पर काम करता है, हाईली एसिडिक pH पर काम करता है और स्टमक में ही सीक्रेट होता है। इसके अलावा रेनिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। रेनिन इज ऑल्सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म यानी प्रो रेनिन के फॉर्म में सीक्रेट होता है। ये भी गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ऑफ इन्फेंट्स यानी न्यूबॉर्न, जिनकी एज 1.5 मंथ से कम होती है, यानी बर्थ से लेके 1.5 मंथ तक का जो बेबी होते हैं उन्हें इन्फेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्फेंट्स यानी ये न्यूली बॉर्न है। इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, तो न्यूली बॉर्न में उनका मेन फूड जो होता है 6 महीने तक तो वो केवल मिल्क लेते हैं। तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि 6 मंथ तक उनकी बॉडी में जो ओनली सोर्स ऑफ मिल्क जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोरेनिन या एक्टिवेट फॉर्म जो है रेनिन प्रेजेंट होता है अमाउंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से लाइपेज का सिक्रीशन भी होता है और ये लाइपेज लिपिड और फैट के डाइजेशन में काम करता है, याद रखना। और आपको मैं एक पॉइंट इस पे आता है और बता दूं कि जो एजेड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता और रेनिन एंजाइम के नहीं पाए जाने की वजह से उनमें मिल्क का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता और इसीलिए एज जैसे ज़्यादा होती है बूढ़े लोगों में मिल्क डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, जैसे एज बढ़ती है तो मिल्क डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कई तरह के मूवमेंट जनरेट होते हैं जो कि हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ चुके हैं। These movement help in thorough mixing up of food with various
section of intestine and thereby facilitate digestion। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये फूड के थॉरो मिक्सिंग में हेल्प करता है। प्रॉपरली इसकी वजह से फूड मिक्स हो पाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, जिससे उनकी डाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं द बाइल जो लिवर से सिक्रेट हुआ, पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास से सिक्रेट हुआ, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइन से सिक्रेट हुआ, आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीनों ही रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर मेजर पार्ट गवर्न होता है डाइजेशन का। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये रिलीज होता है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिक पीएच पे काम करेंगे। दे एक्ट ऑन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन पीएच जब मिलेगा तो काम करेंगे। तो इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच मेंटेन करना ज़रूरी। कैसे होगा देखते हैं। इनमें ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये सब इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। तो जो पैंक्रियास से आया उसको एक्टिवेट करेगा एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है। तो यानी जब तक काइमोट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिनोजन इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में उनको एक्टिवेट करने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड इट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन एक्टिवेट होने के बाद दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। यानी वो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ एंटेरोकाइनेज से, और एक्टिवेट होने के बाद वो दूसरे इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। याद रखना। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डुओडेनम, लिवर से आया बाइल, कंटेन बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन एंड बाइल सॉल्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट के अलावा कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स। तो बाइल के बारे में बात कर रहे हैं। ये लिवर से सिक्रीट होता है, सिक्रीट होने के बाद गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब इनकी ज़रूरत हो तभी ये गॉल ब्लैडर से रिलीज़ होकर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। इनमें बाइल पिगमेंट पाया जाता है, बाइल सॉल्ट पाया जाता है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ये पॉइंट याद रखना। सो इट डज नॉट परफॉर्म डाइजेशन। तो क्या परफॉर्म करता है, अल्कलाइन नेचर मेंटेन करता है और फैट को इमल्सिफाई करता है। सो इट फंक्शन फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफिकेशन। होता क्या है, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना, जिससे उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज होती है। जैसे हम दही को जब ब्लेंड करते हैं तो उसमें से छाछ निकलती है, उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। तो यही होता है इमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सिफाई करते हैं किसको, फैट को, एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट एंड दीज ड्रॉपलेट्स नोन एज मिसलीज। एंड बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम लिपिड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। द सिक्रीशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम cells of mucosa along with the secretion of goblet cell
टुगेदर फॉर्म इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंट्रिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पर से बहुत बार क्वेश्चन बना। ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम और म्यूकोजा सेल्स का सिक्रीशन मिला के इंटेस्टाइनल जूस बनता है जिसे सकस एंट्रिकस कहा जाता है। गॉबलेट सेल्स और ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम ये दोनों मिलाकर जो सिक्रीशन करते हैं उसे सकस एंट्रिकस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने वाला जूस, एंड दिस जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसेक्राइड्स जिसमें माल्टेज है, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज एक्सेट्रा एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज भी होता है यहाँ पे। तो जो आधे अधूरा ब्रेकडाउन पैंक्रियाटिक जूस करता है उसके बाद वाला जो ब्रेकडाउन है वो सकस एंट्रिकस करता है। यानी फर्स्ट स्टेप का ब्रेकडाउन पैंक्रियाटिक जूस करता है, उसके बाद जो बचा उसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम जो है सकस एंट्रिकस के एंजाइम करते हैं। द म्यूकस अलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो 7.8 pH मेंटेन करते हैं इंटेस्टाइन म्यूकोजा का, इंटेस्टाइन का, जिससे कि वहाँ पर डाइजेशन हो पाए। और ये कौन मेंटेन करता है? बाइकार्बोनेट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट पार्ट होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन के डुओडेनम में सब म्यूकोजल ग्लैंड पाई जाती हैं जो केवल डुओडेनम में प्रेजेंट होती हैं। सब म्यूकोजल ग्लैंड जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहा जाता है ऑल्सो हेल्प इन दिस, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड हेल्प करती हैं अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने। तो ये पॉइंट्स उम्मीद है आप नोट करते चलो और याद करते चलो, ठीक है। तो यहाँ तक अपना था एक अभी तक जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा। अब अभी तक हमने जो एंजाइम के नाम सुने हैं वो क्या करते हैं उनका हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन का तो हमने पढ़ लिया था एंजाइम। फिर जो इंटेस्टाइन में होते हैं यानी पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम हैं और सकस एंट्रिकस के जो एंजाइम हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा की, वो एंजाइम क्या काम करते हैं, किसका ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्टमक से जो प्रोटीन ब्रेक हुआ था वो 3 फॉर्म में ब्रेक हुआ था। हम बात कर रहे थे प्रोटीन जो प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जिसे हम पेप्टाइड्स भी कह रहे थे में ब्रेक हुआ है। दीज आर पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन द काइम। जब इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इन पर ट्रिप्सिन या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्ट करेंगे और इनको ब्रेक कर देंगे किसमें? डाइपेप्टाइड में। तो प्रोटीन, पेप्टोन एंड प्रोटियोजेज दे आर डाइजेस्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स यानी 2 अमीनो एसिड का एक पेयर बनाएंगे, स्ट्रक्चर को डाइपेप्टाइड बोला जाता है। अभी तक क्या था? अभी तक इनकी लंबी चेन थी, अब इनको 2-2 के पेयर में ब्रेक कर देंगे तो 2 अमीनो एसिड के पेयर रहेंगे जिन्हें डाइपेप्टाइड्स कहा जाता है। और ये ब्रेक डाउन कौन करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। आगे बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट था, पॉलीसेकेराइड है फूड में, जो वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाया यानी रॉ स्टार्च जो स्टमक में अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो आएगा पॉलीसेकेराइड, यहाँ ब्रेक होगा। उसको कौन ब्रेक करेगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। किस में ब्रेक करेगा? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड यानी 2-2 सेकेराइड का पेयर, यानी 2 मोनोसेकेराइड का पेयर। मोनोसेकेराइड, 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 इसे डाइसेकेराइड कहते हैं। तो लंबी चेन को 2-2 के पेयर में तोड़ देगा। फैट जो आएगा ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल एंड डाई एंड मोनोसेकेराइड। तो फैट जो आया ये ब्रेक होगा डाइग्लिसराइड्स में जिसमें 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होंगे, और ये ब्रेक होगा जिसमें अलग अलग ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होंगे यानी मोनोग्लिसराइड्स में। तो ये भी ब्रेक डाउन यहाँ पर होगा। न्यूक्लिक एसिड, सपोज करिए हमारे फूड में न्यूक्लिक एसिड है यानी डीएनए और आरएनए है। तो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। इसको ब्रेक करेगा न्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियेज 2 तरह का होगा, एक होगा डीएनएज और एक होगा आरएनएज। तो जब डीएनए और आरएनए की लॉन्ग चेन होती है
तो जब ये चेन ब्रेक करेगी तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जब ये चेन ब्रेक होगी तो हर एक यूनिट इसकी अलग हो जाएगी। ये यूनिट न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोटाइडेज। लेकिन वो एंजाइम यहाँ काम नहीं करेगा, वो एंजाइम पाया जाएगा इंटेस्टाइन में। तो जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होगा। तो जो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से जो ब्रेक डाउन होगा वो केवल इतना ही होगा कि न्यूक्लिक एसिड आया और न्यूक्लियस ने उसको ब्रेक कर दिया न्यूक्लियोटाइड में। इसके आगे वाला जो ये प्रोसेस है ये यहाँ पर नहीं होगा। भले उसने बना दिया एनसीईआरटी ने यहाँ पर, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ पर गवर्न नहीं होगा, इसलिए एंजाइम का नाम नहीं दिया। ये आगे गवर्न होगा कहाँ? इंटेस्टाइनल जूस। यानी सकस एंट्रिकस की बात करें तो डाईपेप्टाइड्स जो थे, दो अमीनो एसिड के से जो पेयर था, डाईपेप्टाइडेज उसको ब्रेक कर देगा, अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। माल्टोज जो कि डाईसेकेराइड था ये भी ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज अलग अलग हो जाएंगे। माल्टेज एंजाइम इनको ब्रेक करेगा। लैक्टोज जो कि डाईसेकेराइड था ये ब्रेक होगा तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज बना और एक गैलेक्टोज बना। सुक्रोज जिसे कि सुक्रेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, इसका नाम इन्वर्टेज भी कहा जाता है। इन्वर्टेज ये सुक्रोज को ब्रेक करता है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। अब जो हमने यहाँ पर छोड़ा था कि न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है न्यूक्लियोटाइडेज और उसे बदल देता है किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करता है न्यूक्लियोसाइडेज और बनता है शुगर और बेस। शुगर कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। और बेस कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं और इनमें अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो यहाँ पर इनका स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होता है। न्यूक्लिक एसिड पहले टूटता है न्यूक्लियोटाइड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियेज। न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज। वो ब्रेक होता है न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोसाइड फिर ब्रेक होता है न्यूक्लियोसाइडेज के एक्शन से। और न्यूक्लियोसाइडेज जब काम करता है तो शुगर और बेस अलग हो जाते हैं। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस। और जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स हैं जो फैट के ब्रेकडाउन से यहाँ बने थे, इनका ये डाइजेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से। तो लाइपेजेस जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देते हैं। तो डाई और मोनोग्लिसराइड जब ब्रेक होते हैं तो फैटी एसिड अलग हो जाता है और ग्लिसरॉल अलग। ये होता है कहाँ? बाय द हेल्प ऑफ सकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव ऑकर इन डुओडेनम रीजन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरा प्रोसेस अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं लेकिन सब एक ही जगह पर करते हैं। कहाँ? डुओडेनम में। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम region of the small intestine. The undigested and unabsorbed substance are passed on the large intestine. तो undigested और unabsorbed substance अभी भी अगर कुछ बचा है तो वो यहाँ से पास होगा जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है। याद करिए कौन सा ऐसे सब्सटेंस थे जिनका डाइजेशन यहाँ नहीं होता, तो वो पास होंगे कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है लार्ज इंटेस्टाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम कैलोरिक वैल्यू और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इनसे इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिशन में विटामिन्स का क्या रोल है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और मोस्ट वेलकम है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।